मुझे नहीं पता था कि एसिड कैसा होता है, लेकिन पता नहीं कुछ ही सेकंड में मुझे कैसे रियलाइज़ हो गया कि ये तेज़ाब है। जब मैंने अपना चेहरा देखा, मुझे मतलब मैं सिर्फ दीवार के साथ सर लगा कर बैठ गई। एक लड़की जो कभी इतनी अच्छी दिखती थी और अचानक से उसकी पहचान चली गई, वो इतना ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस चला गया, मैं जीना ही नहीं चाहती थी। तो तब उस दिन मैंने जितनी भी दवाइयाँ मेरे पास रखी थी, मैंने सारी दवाइयाँ खा ली। इस लड़की के साथ ऐसा इसने क्या किया है जो इसके साथ एसिड अटैक हो गया है। वो कहते हैं कि हम इसको थका देंगे लड़ते लड़ते, पर मैं नहीं थकूंगी, मैं इस लड़ाई से कभी हार नहीं मानूंगी। मैं शाहीन हूँ, काम है परवाज़ मेरा, मेरे सामने आसमान और भी हैं। मैंने खुद के ही लिए ये पंक्तियाँ बोली हैं, क्योंकि मेरा काम तो था ही उड़ना, मेरा काम आज भी है उड़ना। लेकिन मेरे इन पंखों को काट दिया गया 19 नवंबर 2009 में। मेरे इन पंखों को काट दिया गया और मुझे ज़मीन पर गिरा दिया गया। लेकिन मैंने अपने इन पंखों को फिर से सहलाया, फिर से ऊंची उड़ान भरी और अब फिर मैं उड़ रही हूँ। मेरी पहचान सिर्फ एक एसिड अटैक सर्वाइवर की नहीं है, उससे पहले मैं अपने बचपन से शुरुआत करूँगी। मैंने एक ऐसी फैमिली में जन्म लिया जहाँ पर लड़कियों को बहुत ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, जहाँ पर लड़कियों को बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाने दिया जाता। तो एक स्ट्रगल के साथ मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। मेरी जो सहेलियाँ थी उनको कह दिया जाता था कि ठीक है तुम्हें घर में रहना है, तो वो घर में रह लेती थी। पर मैं सोचती थी क्यों रहना है, मुझे क्यों आगे नहीं पढ़ना, मेरे तो सपने हैं। मुझे नहीं पता क्या उनके सपने नहीं थे या वो उन सपनों को पूरा करते हुए देखना नहीं चाहती थी, पर मैं तो करना चाहती थी। इसी चलते मैंने 2007 में अपना घर छोड़ दिया। मेरे लिए एक बहुत बड़ा फैसला था। एक लड़की जो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, एक लड़की जिसे दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था, ना ही कोई टेक्निकल एजुकेशन थी कि जिससे मैं आगे कुछ कर पाऊंगी, और अचानक एक दिन मैं घर से चली जाती हूँ छोड़कर जाती हूँ अपने सपने पूरे करने के लिए, वो ऊंची उड़ान भरने के लिए। मेरा सपना था कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि लोग मुझे याद करें। मतलब मुझे आम जिंदगी नहीं जीनी थी, मुझे खास जिंदगी जीनी थी। हरियाणा में मैंने एक पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के ऑथराइज्ड लर्निंग सेंटर में MBA में एडमिशन ले लिया था। अब मैं वहाँ पर अपनी पढ़ाई भी कर रही थी और एक स्टूडेंट काउंसलर भी थी। बहुत बोल्ड लड़की थी कि किसी से डरती नहीं थी, इतना बड़ा फैसला लेकर घर से निकल गई थी। एक दिन शाम 6 बजे साल 2009 19 नवंबर मैं अपने ऑफिस से निकली। ऑफिस से जब निकली मैंने दूर से देखा कि कोई लड़का अपने चेहरे पर रुमाल बांध कर खड़ा है, और मैं उसके पास जाकर खड़ी हो गई। मैंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा वो कौन है क्या है, क्योंकि मुझे तो लगा शायद कोई रोड क्रॉस करने वाला है। और जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, उसने अचानक से मेरे चेहरे पर कुछ डाल दिया। वो हरे रंग का चिकना सा था, गाढ़ा सा था। मुझे नहीं पता, मैंने कभी ज़िंदगी में एसिड से कोई काम नहीं किया था, मैंने कभी इसका यूज़ नहीं किया था, मुझे नहीं पता था कि एसिड कैसा होता है। लेकिन पता नहीं कुछ ही सेकंड में मुझे कैसे रियलाइज़ हो गया कि ये तेज़ाब है। जैसे ही मुझे ये रियलाइज़ हुआ ये तेज़ाब है, मेरे सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो गई। मैं सिर्फ ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। मैं इतनी तेज़ चीख रही थी, इतनी डरावनी थी वो मेरी चीखें कि शायद मैं ज़िंदगी में चाहकर भी कभी नहीं चीख सकती। मैं उन चीखों को अगर याद करने की भी कोशिश करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी भयानक चीखें थी वो मेरी। ऐसे एक पल के लिए महसूस किया कि जैसे मुट्ठी में रेत भरा होता है ना, और ज़िंदगी उस रेत की तरह मुट्ठी से निकल रही है। ये महसूस किया मैंने। मुझे लगा कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है। वो कुछ सेकंड्स में इतनी ज़्यादा सोच मेरे दिमाग में आ रही थी और मुझे नहीं समझ में आया मैं खुद को कैसे बचाऊं। सिर्फ चीख रही थी। उस चीख को सुनकर कोई बाहर आया, मैं अपने आप को वापस बचाने के लिए भागी, दूसरे ऑफिस में गई कि किसी ने मेरे चेहरे पर कुछ डाल दिया है। क्योंकि अभी भी मैं चाहती थी कि वो ये ना बोले ये तेज़ाब है, लेकिन उसने बोला वही, ये तेज़ाब है, भागो जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलो। उसके बाद मैं अंदर जाकर हॉल में चीख रही थी तेज़। लोग घेरा बनाकर मुझे चारों तरफ से देख रहे थे, पर कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। करीब 1 घंटा लग गया मुझे हॉस्पिटल पहुंचने में। हॉस्पिटल पहुंचने में जैसे जैसे वो सेकंड्स बीत रहे थे और मिनट बीत रहे थे और घंटे बीत रहे थे, वो एसिड मेरी स्किन के अंदर जा रहा था और हर सेकंड वो मेरी स्किन को नुकसान पहुंचा रहा था। नहीं पता था कि वो 1 घंटा मेरी ज़िंदगी में इतना कीमती था। कोई बचाने नहीं आया। हॉस्पिटल पहुंची, सारे कपड़े काट कर उतारे गए, सारा ऑर्नामेंट्स मेरे काट कर उतारे गए और वहाँ पर मुझे पानी से नहलाया गया। सर्दियों के दिन में पानी से नहलाया गया, वो ठंडा पानी, और वो ठंडे पानी की हर बूंद मुझे सुई की तरह चुभ रही थी। इतनी ज़्यादा चुभ रही थी, ऐसा लग रहा था कोई हज़ारों सुइयाँ मेरे बदन पर चुभो रहा है। मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन कोई और इलाज नहीं था। उन्होंने दिल्ली एम्स के लिए रेफ़र कर दिया मुझे।
उन्हीं लोगों में वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने ये एसिड अटैक किया था। मैं नहीं समझ पा रही थी, मेरी तो दोनों आंखें बंद हो चुकी थी क्योंकि एसिड भरकर मेरी राइट आई में गया था और लेफ़्ट आई में भी चला गया था। तो पूरी आंखें मेरी एसिड से भर चुकी थी, बंद थी आंखें, मैं ना कुछ देख सकती थी, कोई था नहीं आसपास। वो लोग भी इसमें शामिल थे जिन्होंने ये एसिड अटैक किया था और मुझे पानीपत हरियाणा से रोहतक ले गए, जबकि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि एम्स ले जाया जाए। तो वो लोग तब भी नहीं रुके, एसिड अटैक करने के बाद भी नहीं रुके और उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो किसी तरीके से पुलिस कंप्लेंट ना होने दें मुझे वो वहाँ से। हालांकि डॉक्टर्स ने मुझे दिल्ली एम्स के लिए रेफ़र किया, लेकिन फिर भी वो रोहतक ले गए कि वहाँ पर ले जाकर कि दिल्ली ना जाया जाए और पुलिस केस ना बन जाए। शाम 6 बजे से रात के 11 बज चुके थे। एम्बुलेंस की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। मुझे यकीन नहीं हो पा रहा था कि ये मैं ही हूँ, ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है, कि मैं यहाँ से अब एम्बुलेंस में जा रही हूँ। मैं सिर्फ सोच में डूबी हुई थी, मैं रो नहीं रही थी क्योंकि मैं शॉक में थी। एक रिश्ता होता है जो हमेशा रहता है, तो अपने घर ही फ़ोन किया, किसी से कहा कि प्लीज़ मेरे घर फ़ोन कर दो। मेरे घर फ़ोन किया गया, मेरे भाई ने फ़ोन उठाया, वो भाग कर मुझे हॉस्पिटल लेने के लिए आ रहा, दिल्ली से एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल कि ये तो पुलिस केस है, ये तो हम ऐसे ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं, अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है प्राइवेट हॉस्पिटल में तो अभी के अभी 5 लाख रुपए जमा कराओ। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो पैसे जमा कराना और उस इलाज करवाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने बच्चे को मरने नहीं देता कोई भी, तो उन्होंने वो सब किया मेरे लिए। ये अटैक भी जो हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि मैं सुंदर दिखती थी, मैं अपने काम में बहुत अच्छी थी। कुछ लोग मुझसे इनसिक्योर फील करते थे और मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि उनकी इनसिक्योरिटी इस हद तक बढ़ गई कि उनके दिमाग में तेज़ाब भर गया और उन्होंने मुझ पर तेज़ाब डाल दिया। कुछ लोगों को हज़म नहीं हो रहा था तो वो चाहते थे कि इसको रोक दें किसी तरह, पर इस तरीके से रोकेंगे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मतलब मैं तो बहुत सालों तक ये सोचती थी कि आखिर मेरे साथ उन्होंने किया क्यों, कोई ऐसा कैसे कर सकता है, इस हद तक कोई कैसे गिर सकता है। लेकिन गिरने की कोई हद नहीं है, ऐसे लोगों की गिरने की कोई हद नहीं है। और ये वही लोग होते हैं जो 2 महीने की बच्ची के साथ रेप कर देते हैं, ये वही लोग होते हैं जो एसिड अटैक कर देते हैं, किसी की ज़िंदगी छीन लेते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि वो तो सिर्फ एसिड अटैक करके चले गए, लेकिन मेरे सारे सपने जला दिए, मेरी सारी ज़िंदगी जला दी उन्होंने। मतलब वो हर पल जो डिसेबिलिटी के साथ रहना, अपने आप को एक्सेप्ट करना कि मैं डिसेबल हूँ। मतलब कोई लाइन भी अगर मैं कहूँ कि लिखा होता है विकलांगों के लिए, मैं उस लाइन में नहीं खड़ी होती क्योंकि मेरा दिल दुखता है कि मैं अब इस कैटेगरी में आती हूँ। तो उन्होंने तो मुझे कहाँ तक, मतलब मेरी पूरी ज़िंदगी, जब तक मैं चेहरा अपना आईने में देखूंगी मुझे वो याद आएगा। जब मैंने अपना चेहरा देखा, मुझे मतलब मैं सिर्फ दीवार के साथ सर लगा कर बैठ गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या ऐसा भी हो सकता है, मतलब किसी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे अपना चेहरा देखकर सच कहूँ तो घिन आ रही थी उस टाइम पर, इतना ज़्यादा मेरा चेहरा, ये जो मेरा चेहरा है 25 सर्जरी के बाद है, मेरी 25 रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी हो चुकी हैं। और हर सर्जरी में जब मैं ऑपरेशन थिएटर में जाती हूँ मुझे वही दर्द होता है, वो अटैक याद आता है। उसके बाद इतने दिन तक खाना नहीं खाना, वो ज़ख्मों को ठीक करना, और रिज़ल्ट के नाम पर आपका 10-20% इम्प्रूव हो जाता है। तो इतना सब कुछ होने के बाद आज जो आप ये मेरा चेहरा देख रहे हैं वो 10 साल और कई लाख लगा के, मतलब वो 20 रुपये का जो एसिड था, उस 20 रुपये के एसिड ने मेरी ज़िंदगी के 10 साल और 20 लाख रुपए लगा लिए, लेकिन उसका असर ख़त्म नहीं हो पाया। जैसे हम टीनेज में सोचते हैं ना कि मुझे ऐश्वर्या राय की तरह दिखना है, मुझे इसकी तरह दिखना है, लेकिन उस दिन पहले दिन मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, मुझे सिर्फ मेरी तरह दिखना है। मेरे भाई ने कहा और अच्छा चेहरा, मैंने मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा चेहरा चाहिए क्योंकि मेरा चेहरा ही तो मेरी पहचान है। तो उस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ। मैं वापस उसी घर में आ गई थी और बहुत कुछ खोकर आई थी इस बार अपनी आँख पूरी तरह खो दी थी, एक आँख, अपना चेहरा पूरी तरह खो दी थी, अपनी पहचान खो दी थी। जब किसी के साथ एसिड अटैक होता है, एसिड अटैक मेंटल ट्रॉमा तो देता है पर फिज़िकल इतना पेन है कि कई रातें मैं सो नहीं पाती थी, मुझे इतना दर्द होता था, मैं चल नहीं पाती थी, मैं कुछ देख नहीं पाती थी, मैं खाना नहीं खा पाती थी क्योंकि मेरे होठ भी जले हुए थे। ठीक है, एक बार कोशिश की कि उठ के खड़ी होके चलूं, लेकिन नहीं चल पाई। तो खुद को इतना मजबूर पाया, सोचा क्या करूंगी ये ज़िंदगी जीकर। डॉक्टर से भी बात करी, डॉक्टर ने कहा कि हम आपको वो चेहरा तो नहीं दे पाएंगे जो था, हम कोशिश करेंगे कि आपको सोसाइटी एक्सेप्ट कर पाए, हम इतना दे पाएँ। वो सब जानना चाहते थे आखिर हुआ क्या है। उनको मुझ में इंटरेस्ट नहीं था, उनको मेरी बर्बादी में इंटरेस्ट था कि आखिर ये क्यों हुआ है, इस लड़की के साथ ऐसा इसने क्या किया है जो इसके साथ एसिड अटैक हो गया है। उनको नहीं था कि तुम्हें क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी है, लेकिन उनको जानना था वजह
कि आखिर इसने ऐसा क्या किया था। बेशक उन लोगों की नज़रों में मैं ही जिम्मेदार हूँ इस एसिड अटैक की, क्योंकि अक्सर लड़कियों को तो ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। एक औरत ही औरत की दुश्मन पता नहीं क्यों बन जाती है। वही औरतें मतलब कि इसने कुछ किया होगा, इसी की गलती रही होगी, घर छोड़कर चली गई तो भी इसकी गलती है। मैं क्या करूँ अगर मैं सबसे अलग सोचती थी तो? मैं अपनी बालकनी में नहीं जाती थी, फेस कवर करके हॉस्पिटल जाना होता था मुझे। मैं अपने टेरेस पे नहीं गई। 3.5 साल तक मैं अपने घर में बंद दरवाजे के पीछे बैठी रही, सिर्फ डिप्रेशन में। मुझे कोई चीज़ खुशी नहीं देती थी। एक लड़की जो कभी इतनी अच्छी दिखती थी और अचानक से उसकी पहचान चली गई, वो इतना ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस चला गया, मैं जीना ही नहीं चाहती थी। तो तब उस दिन मैंने जितनी भी दवाइयाँ मेरे पास रखी थी, मैंने सारी दवाइयाँ खा ली। मेरा और हालत ख़राब हो गई, मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ से ये सारी मेडिसिन्स मेरी बॉडी से निकाली गई। जब मेरी आँख खुली, थॉट मेरा पहला था कि मैंने बहुत गलत किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी कंडीशन और वर्स कर ली थी उस टाइम पर, क्योंकि ब्लीडिंग होने लगी थी मेरे ज़ख्मों से। लेकिन मैंने जाना कि कुछ तो है, कि घर छोड़कर गई, एसिड अटैक भी हो गया तब भी नहीं मैं मरी हूँ, ये सुसाइड करने की कोशिश करी तब भी मुझे कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब मेरे नसीब में जीना तो है, तो जीना है तो क्यों नहीं इसको ही बेटर बनाऊँ मैं। मुझे अपनी आंखों की दवाइयाँ खरीदनी थी और जो हज़ारों रुपए महीना की होती थी, तो मुझे कहीं ना कहीं से पैसे तो अरेंज करने थे। मैं कहाँ से करूँ, चाहे मुझे भीख मांगनी होती, चाहे कुछ भी। अब मैं बचपन से एक ऐसी बच्ची रही थी कि जो बार बार कोई भी चीज़ के लिए ज़िद नहीं करती थी। मुझे एक बार घर वाले मना करेंगे, मैं नहीं मांगूंगी दोबारा। तो मुझे कुछ तो करना था, तो बाहर निकली, जहाँ जाती थी बोलती थी प्लीज़ मेरे लिए कोई नौकरी हो तो बता देना। मुझे एक रिसेप्शनिस्ट की नौकरी भी बहुत मेरा ड्रीम लगती थी कि क्या मुझे कोई नौकरी देगा। मेरा चेहरा तो ख़राब हो गया, इतना कॉन्फिडेंस मेरा लूज़ हो चुका था। मुझे नहीं पता था कि कोई मुझे देखना भी चाहता है कि नहीं। मैं अपना चेहरा कवर करके रहती थी, तो हिम्मत ही नहीं थी किसी से बात करने की। तो आपको कहीं भी जाओ अलग नज़रों से देखते हैं लोग, मुड़ मुड़ कर देखते हैं पीछे, तो उनकी नज़रें आपको रियलाइज़ करवा देती हैं कि आप कौन हो, आप विक्टिम हो, आपके साथ कुछ अलग हुआ है, आप नॉर्मल नहीं हो। तो ये रियलाइज़ करवा देती थी। तो इंटरव्यू में जाते थे, हिम्मत ही नहीं हो पाती थी कि मैं कहूँ, मैं लाइन में बाहर लगकर और वापस आ गई, हिम्मत ही नहीं हो पाती थी कभी जाकर इंटरव्यू दूँ। मुझे खुद से ऐसा लगने लगा था, मैं किसी ट्रेन में या मेट्रो में सफ़र करती थी, मैं किसी बच्चे को हाथ नहीं लगाती थी। मुझे प्यार भी आता था, मुझे लगता था कहीं उसके पेरेंट्स गुस्सा ना करें क्योंकि मेरा चेहरा ख़राब है। तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरा लो हो चुका था। अब 2013 में मैं बाहर निकली, मुझे फॉर्चुनेटली एक NGO से कॉल आया जहाँ पर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए काम करना था। और क्योंकि मैं तो जॉब के लिए डेस्परेट थी, मैंने वो जॉब तुरंत ज्वाइन कर ली। वहाँ पर जाकर पहली बार रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरी जैसी और भी लड़कियां जिनके साथ एसिड अटैक हुआ है। इसलिए इतना ज़रूरी है कि एसिड को बैन किया जाए, एसिड की सेल ना हो, क्योंकि ये 20 रुपए का एसिड किसी की ज़िंदगी के 20 साल और 20 लाख दे के भी ख़त्म नहीं हो पाता है। पूरी ज़िंदगी आपको इसको साथ लेकर चलना पड़ता है। मैंने वहाँ से अपनी शुरुआत की। मैंने एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए काम करना शुरू किया, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, उनको सरकार से मुआवजा दिलाने में हेल्प करी। करीब 20 लाख मुआवजा सरकार से दिलाया, उनको एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिलाया। और ये सब करने के बाद मुझे क्या फ़ील हुआ, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिली, एक अचीवमेंट मुझे फ़ील हुई। तो मुझे लगा कि जहाँ कोई भी चीज़ मुझे खुशी नहीं दे रही थी, ये एक ऐसी चीज़ है जिसने मेरे दिल को बहुत खुशी दी है, मुझे तसल्ली मिली है। तो बस मुझे मेरा रास्ता यहाँ से मिल गया और तभी से फिर मैं एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए काम करने लगी। एसिड अटैक एंड बर्न सर्वाइवर्स, रेप के सर्वाइवर्स हैं, पॉक्सो केसेस हैं, इन सब के लिए काम करने लगी। 4 साल तक पुलिस मेरे पास नहीं आई, 4 साल तक। 4 साल बाद जब मैंने हरियाणा गवर्नमेंट के लेटर लिखा कि मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो तब वो लेटर की एक ऐसी मैजिस्ट्रेट के हाथ में पहुंचता है, एक लेडी मैजिस्ट्रेट के हाथ में पहुंचता है, जिनके लिए मैं सच में कहती हूँ कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे ऐसे लोग आके मिले। उनके पास पहुंचता है कि जिसमें वो देखती हैं मेरी बिफ़ोर और आफ्टर फ़ोटोग्राफ। तो जब बिफ़ोर आफ्टर फ़ोटोग्राफ देखती हैं तो वो देखती हैं कि किस हद तक एसिड अटैक एक लड़की का चेहरा ख़राब कर सकता है। वो कहती है मैं पूरी रात सो नहीं पाई, मैं सोचती रही कि इस लड़की के अंदर कितनी आग होगी कि इसके कल्प्रिट को सज़ा भी नहीं मिली है। तब उन्होंने मुझे 4 साल बाद वहाँ पर उस जगह फिर बुलाया और मैंने अपने एविडेंस दिए और मैंने बताया कि ये लोग शामिल हैं। तब उन पर केस बना, वो लोग अरेस्ट हुए और आज भी ये केस चल रहा है। मेरा केस 2009 से 2022 आ गया, अभी तक सिर्फ एविडेंस पे चल रहा है। मुझे नहीं पता कितने और साल लगेंगे। मुझ में पेशेंस आ गए हैं कि चलो कभी तो मैं कहीं पहुंचूंगी, ये लड़ाई लड़ती रहूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। मैंने ट्रायल कोर्ट में लड़ाई लड़ी, मैंने हाई कोर्ट में लड़ी, मैंने फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़ी और फिर ट्रायल कोर्ट में ये लड़ाई लड़ रही हूँ। वो कहते हैं कि हम इसको थका देंगे लड़ते लड़ते,
पर मैं नहीं थकूंगी, मैं इस लड़ाई से कभी हार नहीं मानूंगी, ये लड़ती रहूंगी। लेकिन इस तरह के केसेस में मुझे लगता है 6 महीने के अंदर जजमेंट आ जाना चाहिए। हालांकि मेरे केस में स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि डे टू डे ट्रायल होगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं है हमारे यहाँ पर। कानून तो बना दिया जाता है लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं। आपकी पहचान आपकी सोच से होती है। तो जैसे जैसे मैं काम करती चली गई, मुझ में वो कॉन्फिडेंस आता गया। अब मैं बात करूं तो जो पहले की बात करूं, जब मुझ पर ये अटैक नहीं हुआ तब भी मैं बोल्ड थी, लेकिन इतनी नहीं थी। आज मुझे किसी से डर नहीं लगता, मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। मैं चीफ मिनिस्टर के सामने भी जाकर बात करने को तैयार होती हूँ कि हाँ आपने ये कहा था, आपने क्यों नहीं किया ये काम। मुझे किसी से डर नहीं लगता, मुझे सिर्फ अपना काम करना है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता अगर किसी औरत से उसका हक छीना जाए, तो चाहे वो मेरे अपने घर में क्यों ना हो, चाहे वो मेरी पड़ोस में क्यों ना हो, चाहे वो मेरे ऑफिस में क्यों ना हो, कहीं भी हो मेरे आसपास। मैं इन राइट्स के लिए काम करती हूँ, ये पॉजिटिविटी के साथ काम करती हूँ कि अच्छा काम करना है हमें, दूसरों की ज़िंदगी में हम कुछ ज़रिया बन सकें उनके सुकून का। जोश टॉक्स आशा ने मुझे इनवाइट किया है नवदुर्गा कैंपेन के लिए, जिसमें वो अलग अलग 9 देवियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जिसमें से एक देवी है चंद्रघंटा, जो ब्रेवरी और ग्रेस दोनों को रिप्रेजेंट करती है। तो मैं ब्रेवरी और ग्रेस दोनों को रिप्रेजेंट करने यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि आपको एक चीज़ खुद में, हर औरत को ये एहसास होना चाहिए कि वो सिर्फ ब्यूटी नहीं है, ब्यूटी आपके विचारों से होती है। लड़की को एक ब्यूटी के उसमें जाना जाता है जो कि रियलिटी नहीं है। लड़की ब्यूटी के अलावा भी एग्जिस्ट करती है, वो सिर्फ एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके अलावा भी वो एग्जिस्ट करती है, उसकी भी आत्मा है। तो पहले तो मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहूँगी कि लड़की ब्यूटी और एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के अलावा भी बहुत कुछ है, ठीक है। पर क्या कभी किसी ने जानने की कोशिश की है उसको रसोई से या बिस्तर से अलग? नहीं। ब्रेवरी आपके अपने विचारों को पूरा करने से होती है। तो आज मैं ब्रेवरी के साथ आगे बढ़ी हूँ और करीब 300 ऐसे अटैक सर्वाइवर्स के लिए खड़ी हूँ। उनका फेस हूँ मैं आज, उनको जस्टिस दिलाने के लिए खड़ी हूँ, उनके राइट्स दिलाने के लिए खड़ी हूँ। तो आप सब भी अपने अपने विचारों के साथ अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करिए। मैं ज़मीन पर बैठी थी, बहुत सालों से बैठी थी, करीब 3.5 साल तक बैठी थी, और मैंने हाथ आगे बढ़ाया। कुछ लोगों ने मेरा हाथ थामा और मुझे वहाँ से खड़ा किया, लेकिन हाथ मैंने आगे बढ़ाया। तो हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, ज़िंदगी ख़त्म करना बहुत आसान है, ज़िंदगी को जीना वो बहादुरी का काम है। हर औरत जो अपने सपने पूरा करती है, मैं उसको सैल्यूट करती हूँ। हर औरत को मैं सैल्यूट करती हूँ जो बगावत करने की हिम्मत रखती है, जिसमें जुनून है, जो कुछ करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। एक मशहूर कवि की कुछ पंक्तियाँ हैं जो मैं बोलना चाहूँगी, जो मुझे लगता है मुझ पर काफ़ी सूट होती हैं और उस हर लड़की पर सूट होती हैं जो अपने में भरोसा रखती है कि मैं तो घास हूँ, आपके हर किए धरे पे उगाऊंगी। आपने कितनी कोशिश कर ली मुझे बर्बाद करने की, मेरे पंख काटने की, मुझे ज़मीन पर गिराने की, मुझे उखाड़ फेंकने की, लेकिन मैं तो घास हूँ, आपके हर किए धरे पे उगाऊंगी। क्या चल रहा है, ये कैसी फौज है। जैसे ही मैं वॉशरूम गई, मुझे पता चला कि मेरा वाटर बैग ब्रेक हो गया है। ये मेरा 8वां महीना था। डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि क्या डर लग रहा है। मैंने बोला डर तो लग रहा है, लेकिन भरोसा है अपनी वर्दी पे। दीप्ति, बच्चे को कुछ हो गया है। उस टाइम बच्चे की उम्र सिर्फ 1 साल की थी। मैंने उसको देखा तो उसकी आंखें पूरी ऊपर की तरफ रोल अप हो चुकी थी, और वो अगर कोई साथ खड़ा है चाहे नहीं खड़ा है, मैं अपने सपने के लिए, अपने लिए खड़ी हूँ, अपने परिवार के लिए खड़ी हूँ, और मैं इस जंग को जीतूंगी।